नमस्कार। पिछले वीडियो में हम वर्धन या पुष्यभूति वंश के सबसे शक्तिशाली शासक हर्ष अर्थात हर्षवर्धन की उपलब्धियों के ऊपर वो चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक स्थितियों, तत्पश्चात ऐसी स्थिति में जो अराजक और अशांति की जो अवस्था उत्तर भारत में व्याप्त हो गई थी, ऐसी अराजक और अशांत स्थिति में पुष्यभूति या वर्धन वंश का उद्भव और हर्षवर्धन के द्वारा 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर भारत को पुनः एक सार्वभौम केंद्रीय सत्ता के अधीन लाने का सफल प्रयास, उसके सिंहासनारोहण और सिंहासन पर बैठने के पश्चात उसके समक्ष आने वाली चुनौतियों के ऊपर है वो हमने चर्चा की थी। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हर्षवर्धन अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या के पश्चात लगभग 16 वर्ष की अवस्था में अपने पैतृक राज्य थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठते समय उसके सामने अनेक विकट समस्याएं थी। पहली विकट समस्या थी अपने भाई राज्यवर्धन और बहनोई मौखरी वंश के ग्रहवर्मा की जो हत्या की गई थी, उनके हत्यारों से प्रतिशोध लेना। दूसरी जो समस्या थी वो थी कान्यकुब्ज यानी कि कन्नौज के उत्तराधिकार के प्रश्न को सुलझाना, क्योंकि उसके बहन राज्यश्री के कोई संतान नहीं थी। ऐसी स्थिति में कान्यकुब्ज यानी कन्नौज के उत्तराधिकार को लेकर भी उसके समक्ष वो विकट समस्या उत्पन्न हो गई थी। तीसरी जो समस्या थी वो था उसके समक्ष अपनी बहन राज्यश्री को है वो खोज निकालना। देखिए, सिंहासन पर बैठने के बाद हर्षवर्धन ने तत्कालीन परिस्थितियों का अत्यंत ही धैर्य के साथ है वो सामना किया और धैर्यपूर्वक उसने सर्वप्रथम कन्नौज यानी जो कान्यकुब्ज था उसके मंत्रियों के है वो आग्रह पर थानेश्वर के साथ साथ कन्नौज का शासक बनना भी स्वीकार कर लिया और कन्नौज के सिंहासन पर राज्याभिषेक कराने के पश्चात उसने अपने सेनापति और ममेरे भाई भांडी को गौड़ शासक शशांक और मालवा का जो प्रवर्ती गुप्त शासक था उसके विरुद्ध भेजा और स्वयं जो है वो अपनी बहन राज्यश्री को है वो खोजने के लिए निकला तथा शीघ्र ही उसने अब एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन राज्यश्री को वो खोज निकाला। देखिए, इस प्रकार हर्षवर्धन जो है वो अपनी प्रारंभिक समस्याओं का बहुत हद तक अपनी प्रारंभिक जो समस्याएं थी उनका धैर्यपूर्वक सामना करने में सफल रहा और इन प्रारंभिक समस्याओं का धैर्यपूर्वक सामना करने के पश्चात उसने क्षत्रियोचित विस्तारवादी नीति का है वो अनुसरण करते हुए दिग्विजय अभियान जो है वो प्रारंभ किया। उसके दिग्विजय अभियानों के बारे में हमें जो अधिकांश महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं वो उसके समकालीन ग्रंथों और जो पुरातात्विक स्रोत हैं, विभिन्न ताम्रपत्र हैं, उनसे ऐहोल प्रशस्ति, राष्ट्रकूट अभिलेख, हर्षचरित बाण जो कि बाण भट्ट का ग्रंथ है, हवेनसांग के विवरण आदि से हमें उसके दिग्विजय अभियानों से संबंधित महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। परंतु हर्षवर्धन के जो दिग्विजय अभियानों से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो हमें हवेनसांग के ग्रंथ
सियुकी से प्राप्त होती है। देखिए सियुकी जो कि ह्वेनसांग का ग्रंथ था, उस ह्वेनसांग के ग्रंथ या उसके विवरण से हमें पता चलता है कि कन्नौज का शासक बनने के बाद हर्षवर्धन ने सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर बढ़कर पंच भारत को जीतने का प्रयास किया। इस पंच भारत में कौन कौन से क्षेत्र थे उनका उल्लेख ह्वेनसांग नहीं करता। यानी इस पंच भारत में समकालीन भारत के कौन कौन से राज्य या प्रांत या प्रदेश सम्मिलित थे, इसका उल्लेख हमें ह्वेनसांग के ग्रंथ से प्राप्त नहीं होता। परंतु आधुनिक इतिहासकार जो है उनका ये मानना है कि संभवतः पंच भारत में मुख्य रूप से पंजाब व कश्मीर वाला क्षेत्र, गोड़ अर्थात आधुनिक बंगाल, कन्याकुब्ज यानी कि आधुनिक कन्नौज, मिथिला अर्थात आधुनिक बिहार और उत्कल राज्य अर्थात आधुनिक उड़ीसा वाले क्षेत्र जो है वो सम्मिलित थे। अर्थात हर्षवर्धन के द्वारा सिंहासन पर बैठने के बाद सर्वप्रथम पंच भारत के अंतर्गत पंजाब, कश्मीर, बंगाल, कन्नौज, बिहार और उड़ीसा को है वो जीता गया, जिसका उल्लेख हमें ह्वेनसांग के विवरण से प्राप्त होता है। ह्वेनसांग के ग्रंथ से ही हमें पता चलता है कि पंच भारत की विजय के पश्चात हर्षवर्धन ने वल्लभी के विरुद्ध है वो सैन्य अभियान किया और वल्लभी के जो तत्कालीन जो मैत्रक वंशी शासक था उसको पराजित किया। देखिए ह्वेनसांग का जो ग्रंथ है उससे ज्ञात होता है कि हर्ष ने पंच भारत की विजय के बाद वल्लभी का जो मैत्रक वंशी शासक था ध्रुवसेन द्वितीय, उस ध्रुवसेन द्वितीय को वो पराजित किया। ध्रुवसेन द्वितीय है वो पराजित होकर भाग खड़ा हुआ। परंतु ह्वेनसांग के विवरण से ही ज्ञात होता है कि कुछ समय पश्चात हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह है वो मैत्रक शासक ध्रुवसेन द्वितीय के साथ कर उसे उसका राज्य वापस लौटा दिया और उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। देखिए ध्रुवसेन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए जाने का जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय को बताया गया है। समकालीन स्रोतों से ज्ञात होता है कि इस संधि का जो सबसे बड़ा कारण था, यानी हर्ष और मैत्रक वल्लभी का जो मैत्रक शासक था उनके मध्य वैवाहिक संबंधों के माध्यम से मैत्री संबंध स्थापित करने का जो सबसे बड़ा कारण था वो था हर्ष की चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय के साथ प्रतिद्वंदिता। संभवतः इसी कारण हर्षवर्धन ने पुलिकेशिन द्वितीय के विरुद्ध मैत्रक शासकों की सहायता प्राप्त करने के लिए ही ध्रुवसेन द्वितीय के साथ है वो अपनी पुत्री का विवाह कर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। देखिए हर्षवर्धन की जो तीसरी सैन्य उपलब्धि मानी जाती है वो है पुलिकेशिन द्वितीय के साथ संघर्ष। पंच भारत की विजय तत्पश्चात वल्लभी यानी कि आधुनिक गुजरात वाले क्षेत्र की विजय के पश्चात हर्षवर्धन का जो तीसरा सैन्य अभियान था वो पुलिकेशिन द्वितीय के विरुद्ध था, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। समकालीन स्रोतों से पता चलता है कि दक्षिण का जो बादामी या वातापी का जो चालुक्य शासक था पुलिकेशी द्वितीय या पुलिकेशिन द्वितीय के साथ हर्षवर्धन का जो संघर्ष है वो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। यद्यपि इन स्रोतों में कहीं पर भी तिथि का उल्लेख नहीं है, लेकिन समकालीन स्रोतों में जो जानकारी प्राप्त होती है उसके विश्लेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः दोनों के मध्य जो संघर्ष है वो 630 से 634 ईस्वी के मध्य है वो
हुआ था, अर्थात हर्षवर्धन और पुलिकेशी द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर जो संघर्ष हुआ वो संभवतः 630 से 634 ईस्वी के मध्य एवं किसी समय हुआ था। जो दरबारी बाण भट्ट था उसका ग्रंथ जो हर्षचरित है उसमें कहीं पर भी हर्ष की विजय या पराजय का उल्लेख नहीं मिलता, परंतु नर्मदा नदी के तट पर पुलिकेशी द्वितीय के दरबारी विद्वान रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि सकलोत्रापथनाथ यानी कि हर्षवर्धन जो है वो इस संघर्ष में पराजित हुआ। और इसकी पुष्टि हवेनसांग भी करता है। हवेनसांग ने भी लिखा है कि उत्तर भारत का शासक सम्राट हर्षवर्धन जो है वो पुलिकेशन द्वितीय को हरा नहीं पाया और नर्मदा नदी जो है वो दोनों राज्यों के मध्य एक स्थायी सीमा के रूप में वो स्थापित हो गई। चौथा जो अभियान था हर्षवर्धन का वो सिंध के विरुद्ध माना जाता है। देखिए, यद्यपि हर्षवर्धन के द्वारा सिंध विजय का उल्लेख जो है वो केवल एकमात्र हर्षचरित में ही मिलता है। हर्ष द्वारा सिंध विजय का जो उल्लेख है वो केवल बाण भट्ट के ग्रंथ हर्षचरित से ही ज्ञात होता है, अन्य कहीं पर इसका उल्लेख या विवरण हमें ज्ञात नहीं होता। बाण भट्ट के ग्रंथ हर्षचरित से ही हमें ज्ञात होता है कि हर्ष ने सिंध का जो प्रदेश है, सिंध के प्रांत पर आक्रमण करके वहां के शासक को नतमस्तक किया। लेकिन इस तथ्य की पुष्टि या इस साक्ष्य की पुष्टि अन्य किसी भी समकालीन स्रोत से नहीं होती। अगर हवेनसांग का विवरण देखा जाए तो हवेनसांग के विवरण से यह ज्ञात होता है कि जिस समय हवेनसांग भारत आया उस समय सिंध एक स्वतंत्र राज्य था। इन विरोधाभासी तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः 629 ईस्वी यानी जिस समय हवेनसांग भारत आया उस समय तक सिंध संभवतः एक स्वतंत्र प्रांत ही रहा होगा और 629 ईस्वी के बाद ही संभवतः हर्षवर्धन के द्वारा सिंध पर आक्रमण कर उसे जीता गया होगा। आधुनिक इतिहासकार ऐसा ही सत्य मानते हैं। हर्षवर्धन की जो पांचवी महत्वपूर्ण विजय थी वो थी गौड़ विजय। देखिए, हम सभी जानते हैं कि सिंहासन पर बैठते समय सम्राट हर्षवर्धन ने अपने भाई और बहनोई के हत्यारे गौड़ के शासक शशांक को मारकर बदला लेने और इस धरती को वो गौड़ों से विहीन करने की प्रतिज्ञा की थी। परंतु 619 ईस्वी में उड़ीसा 619 ईस्वी के लिखित उड़ीसा के गंजाम जिले से प्राप्त गंजाम अभिलेख से ऐसा ज्ञात होता है कि 619 ईस्वी तक गौड़ का जो शासक है शशांक वो स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। यानी उड़ीसा के गंजाम जिले से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसे गंजाम अभिलेख कहा जाता है, जो कि 619 ईस्वी में है वो उत्कीर्ण किया गया। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि 619 ईस्वी तक गौड़ का शासक जो शशांक है वो स्वतंत्रता पूर्वक शासन कर रहा था, अर्थात 619 ईस्वी तक हर्षवर्धन शशांक को पराजित नहीं कर पाया था। परंतु चीनी लेखकों के विवरण में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि हर्षवर्धन द्वारा गौड़ पर विजय प्राप्त हुई। आधुनिक इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि संभवतः शशांक की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन जो है वो अपने मित्र और कामरूप के शासक भास्कर वर्मन की सहायता से गौड़ पर अधिकार करने में सफल रहा था और दोनों ने है वो शशांक के राज्य को आपस में है वो विभाजित कर लिया था। हर्षवर्धन की जो एक और महत्वपूर्ण जो बिहार विजय मानी जाती है, जिसे पूर्व की विजय, जिसका उल्लेख चीनी लेखकों के विवरणों से ही ज्ञात होता है। देखिए,
दरबारी विद्वान बाणभट्ट के ग्रंथ हर्षचरित और हवेनसांग जो कि चीनी लेखक था उसके विवरण से ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन जो है वो अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में अपनी सेना के साथ वो पूर्व दिशा की ओर है वो प्रस्थान किया तथा बंगाल और कोंगद पर है वो अधिकार कर लिया। देखिए, इस तथ्य से उसके बंगाल पर यानी गोड़ पर अधिकार की भी पुष्टि होती है, साथ ही साथ बिहार पर भी उसके अधिकार की पुष्टि होती है। और इस तथ्य की पुष्टि एक अन्य चीनी लेखक मा तुआनलिन भी करता है। मा तुआनलिन, चीनी लेखक मा तुआनलिन ने भी अपने ग्रंथ में हर्ष के द्वारा 641 ईस्वी में मगध सम्राट की उपाधि धारण करने का उल्लेख किया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः 641 ईस्वी में हर्षवर्धन ने मगध अर्थात आधुनिक बिहार मिथिला पर है वो पूर्ण रूप से अधिकार कर दिया था। ये था हर्षवर्धन की एक योद्धा के रूप में उपलब्धियां और उसका मूल्यांकन। अगले वीडियो में हम हर्ष का एक प्रशासक के रूप में, एक कुशल प्रशासक के रूप में है वो उसका मूल्यांकन और उसकी उपलब्धियों को, उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों के ऊपर है वो चर्चा करेंगे। धन्यवाद।